नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी जेई के साइंस की क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है यह अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। डेली आप लोगों को टॉप 30 MCQ मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट के जो है गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। आपको बताना है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो इसके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। तो जो अमोनियम डाइक्रोमेट है इसका फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू Cr2 इंटू O7। जब इसे जो है गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है। उसके साथ ही जलवाष्प यानी जो H2O लिखा गया है यहाँ गैस है यानी जलवाष्प बनता है। इसके साथ ही क्रोमियम ऑक्साइड यानी Cr2 इंटू O3 सॉलिड के रूप में बनता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका क्या है ऑप्शन में। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्रोमियम ऑक्साइड है। इसमें क्रोमियम ऑक्साइड और जल है तो इसमें से है क्रोमियम, और ऑक्सीजन है, इसमें क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन है। तो देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन है, इसके साथ ही जलवाष्प भी है तो यह भी नहीं होगा। यह क्रोमियम ऑक्साइड और वाटर है, वाटर नहीं जलवाष्प के रूप में बनता है जिसमें जो है ऑक्सीजन भी शामिल होती है। क्योंकि वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसलिए करेक्ट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जो उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है यह एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है यानी डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है जब इसे अम्ल और क्षार के साथ जो है रिएक्शन होता है तब न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है जिसमें साल्ट और वाटर का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे देख लीजिए, अम्ल जैसे प्रबल अम्ल कौन होता है, एक HCl जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया इसे कराते हैं। यह क्या है, यह प्रबल एसिड है HCl और यह प्रबल बेस है। तो जब इसे आप लोग अभिक्रिया कराओगे तो जो है H जो है Na को प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बना लगा NaCl और H2O। यह जो NaCl है यह साल्ट है यानी नमक है और H2O बनता है। तो यानी जो उदासीन अभिक्रिया होती है इसमें जो है प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या क्या बनता है, तो साल्ट बनता है और उसके साथ ही साथ जल भी बनता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका फिलहाल तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें साल्ट और जल बनता है। तो देख लीजिए इसमें ये भी है क्योंकि इसमें साल्ट और जल है और इसके साथ ही NaCl और H2O भी है। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट और HCl का जो रिएक्शन हो रहा है तो NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है इसलिए जो है यह न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें बन रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो यूज किया जाता है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह लेड मोनोऑक्साइड यानी PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है विघटित होता है। अभिक्रिया के दौरान दिखने वाली जो भूरी गैस होती है आपको बताना है कि कौन सी होती है। नाइट्रोजन यानी PbO यानी लेड मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है। तो यह होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो NO2 है यह जो है एक प्रदूषक के कारक भी होती है। इसी के कारण जो है एसिड रेन भी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो समीकरण रहा ये कि जब PbNO3 का होल ट्वाइस जब मतलब कि गर्म करेंगे या रिएक्शन करेंगे तो PbO NO2 जो भूरी गैस है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी प्राप्त होता है।
तो ध्यान रखना है, जब लीड नाइट्रेट को जो है गर्म किया जाता है तो लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इसमें ये विघटित हो जाता है। इसी दौरान जो है यह भूरी गैस जो होती है दिखने वाली है, कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया MnO2 4HCl जब कराते हैं तो क्या बनता है, MnCl2 2H2O और Cl2। इसमें आपको बताना है कि क्या अपचयित हो रहा है, यानी अपचयन किसका हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया है, यहाँ पे जो मैग्नीज है, यहाँ पे इसकी जो संयुक्ता है यानी वैलेंसी, वो ऑक्सीजन के देख लीजिए कटिंग, तो 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 2 हो गया है, तो यानी जो इसका 4 से 2 हो गया है, तो इसे जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तभी तो हुआ है, अन्यथा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं मैग्नीज। तो ऑक्सीजन का जो यहाँ ग्रहण कर रहा है, तो जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन हो रहा है उसका, यानी अपचयित हो रहा है। तो इसमें जो है किसका अपचयन हो जा रहा है, तो मैग्नीज का ही, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस Cu प्राप्त होता है, इसके साथ ही जल। इसमें आपको बताना है कि कौन अपचयित पदार्थ है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो कॉपर है, यहाँ पे जो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे यह स्वतंत्र है, यानी इस पर जो बैलेंसी है 0 है, तो इस पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया है तभी तो ये 0 हुआ है, तो यह भी तो अपचयित हो रहा होगा, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा का सामान्य औद्योगिक जो यूज होता है कहाँ पर होता है, सिरका में होता है, यानी विनेगर के रूप में, या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, या फर्टिलाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग है, या सीमेंट के प्रोडक्शन में। तो जो वाशिंग सोडा का सामान्य औद्योगिक जो उपयोग किया जाता है, सिल्का करें यानी कांच के निर्माण यानी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। जो सिल्का होता है यह ग्लास का ही घटक होता है SiO2, इसलिए मुझे ध्यान आ गया। तो ध्यान रखना है जो सिल्का होता है SiO2 सिरका नहीं, यह सिल्का है, यह जो है कांच निर्माण के लिए मतलब कांच का घटक ही होता है। तो फिलहाल तो वाशिंग सोडा का जो सामान्य औद्योगिक उपयोग होता है यह कांच निर्माण के लिए किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांच निर्माण में। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है अवक्षेप पर प्रभिक्रिया का उदाहरण है, यानी अब अवक्षेप किस में प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में, या HCl जब NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तब NaCl और H2O, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया होती है तो जल बनता है यह, या डी क्या कह रहा है कि जो NaCl और सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया होती है तो सोडियम नाइट्रेट और AgCl प्राप्त होता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए किसमें अवक्षेप इसमें भी नहीं प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है, NaCl और H2 है, इसमें भी नहीं प्राप्त होगा, यह तो जल ही है, तो इसमें कैसे होगा। तो राइट आंसर फिलहाल इसका डी हो जाएगा कि जब NaCl यानी NaCl का जो सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया किया जाता है तो सोडियम जो नाइट्रेट है इसके साथ ही सिल्वर क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, तो यही यह प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है, जो जिसका जो कलर होता है वाइट पीपीटी के रूप में होता है सिल्वर क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में जो है मिलाया जाता है तो डैश अवक्षेप प्राप्त होता है। जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड BaCl2 में जो है मिलाया जाता है तो यह प्रतिस्थापित कर देगा बेरियम को, तो क्या बना देगा, बेरियम क्लोराइड बना देगा, BaCl2 बना देगा। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी बेरियम क्लोराइड तो है ही, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से जब विलयन कराएंगे तो सोडियम यानी ACl बना देगा, इसके साथ ही साथ जो है बेरियम सल्फेट बना देगा। तो बेरियम सल्फेट जो है प्राप्त होगा अवक्षेप के रूप में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसका फार्मूला, चलिए मैं जो समीकरण है एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गया, जब इसकी जो है बेरियम क्लोराइड BaCl2 से जब मतलब अभिक्रिया कराया जाता है, मिलाया जाता है, तो Na जो है क्लोराइड बेरियम को भी स्थापित कर देगा, तो क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा। कौन सा साल्ट, टेबल साल्ट NaCl, और इसके साथ ही साथ बेरियम सल्फेट बनेगा। जो बेरियम सल्फेट है यही जो है प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है वाइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि
डैश का अवक्षेप प्राप्त होता है तो बेरियम सल्फेट का ही प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोनियम जो आयनों की जो सांद्रता है इसे बढ़ाने पर पीएच का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पीएच का जो फार्मूला होता है -log एच एन, तो हाइड्रोजनियम आयनम हो जाएगा H3O का H पॉजिटिव। जब इसे आप बढ़ाएंगे तो जो है लॉग भी बढ़ेगा यहाँ पे, लेकिन माइनस है तो जो पीएच है इसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब पीएच का मान घटता है तो वह क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन आयन को जब आप बढ़ाते हैं तो सांद्रता बढ़ने पर जो पीएच का मान है यह घटता चला जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी है जो जब आप हाइड्रोनियम आयन है इसे बढ़ाते हैं तो पीएच घटता है, जिससे वह एसिडिक के रूप में और ज़्यादा होता चला जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तराधिकारी के नियमों को तैयार करने में किन दो विषयों का ज्ञान ने मुख्य भूमिका जो है निभाई थी? तो यह निभाई थी जो मैथमेटिक्स और साइंस का था यहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तराधिकारी के नियमों को तैयार करने में दो जो विषय कौन कौन से, मैथमेटिक्स और साइंस ने भूमिका निभाई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पौधों में नर और मादा युग्मों के संलयन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो पौधों में जब नर और मादा यानी जो मेल गैमेट है उसके साथ ही जो फीमेल का जो एग सेल जब मिलता है या संलयन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइजोपस जैसे कवकों में विशेष प्रजनन संरचनाएं होती हैं जो नए व्यक्तियों को बनाने के लिए अंकुरित होती हैं, यह क्या कहलाती है? तो राइजोपस जैसे जो कवक होते हैं इसमें जो है कैसा प्रजनन होता है? तो एसेक्सुअल प्रजनन होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो राइजोपस जो कवक है यानी फंगी है इसमें एसेक्सुअल प्रजनन होता है, जो है नए व्यक्तियों को, मतलब कि जो नए पौधे में व्यक्तियों लिख गया है यहाँ पे पौधा ही होगा, नए पौधों को बनाने के लिए अंकुरित होती है, उसे क्या कहलाते हैं? इसके माध्यम से होता है जो एसेक्सुअल, तो स्पोर यानी बीजाणु के माध्यम से होता है। तो राइजोपस जैसे कवकों में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो नए पौधों को बनाने के लिए अंकुरित होती हैं उसे बीजाणु कहते हैं, यानी स्पोर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जो जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? आपको बताना है कौन सा जीव है जो पुनर्जनन यानी रीजनरेशन विधि द्वारा जो है प्रजनन करता है। तो यह करता है प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया है यह जो है, मतलब कि जो जीव है प्लेनेरिया, यह पुनर्जनन विधि के द्वारा यानी जो रीजनरेशन मेथड है इसके द्वारा अपना प्रजनन करता है। प्लेनेरिया हुआ, जैसे हाइड्रा भी हुआ यह भी, और स्टारफिश होती है यह भी जो है पुनर्जनन के माध्यम से ही अपने प्रजनन करती है। ये सभी के सभी जो है जलीय जीव होते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेनेरिया। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार लंबे मटर पौधे और छोटे मटर पौधों के साथ जो है संस्करण करने पर जो F1 पीढ़ी होती है इसमें जो है संतति में कौन सा लक्षण जो है दिखाई देगा F1 में? तो जब आप लोग लंबे मटर का जब क्रॉस कराएंगे यानी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, जब इसे क्रॉस कराएंगे तो पहले ए आ जाएगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इस भी कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें जो है प्रभावी होगा जो कैपिटल टी है यानी बड़ा ही। तो बड़ा क्या है? लंबा है। तो यानी सभी के सभी जो F1 पीढ़ी में क्या हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे, यानी जो है जो प्रभावी लक्षण दिखाई देगा लंबा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी ये जो F1 पीढ़ी में होंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है, F1 में लंबा होगा, इसके साथ गोल होगा और येलो होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गुलाब का फूल का पराग जो है जब सूरजमुखी की वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर परागण के द्वारा पहुंच गया है तो वर्तिकाग्र पराग को अस्वीकार करेगा, क्योंकि आपको सिंपल बताना है कि एक गुलाब का पराग है यानी गुलाब का फूल का एक पराग है, वह जो है सूरजमुखी के जो वर्तिकाग्र है उस पर परागण के द्वारा जो है पहुंच गया है। वर्तिकाग्र पराग को अस्वीकार करेगा क्योंकि इसका रीजन बताना है, यानी पोलन फ्रॉम ए रोज फ्लावर रीच्ड टू द स्टिग्मा ऑफ ए स्नोफ्लावर थ्रू पोलिनेशन। द स्टिग्मा विल रिजेक्ट द पोलन बिकॉज। इसका कारण क्या है? पराग का वर्तिकाग्र से कोई संबंध नहीं, इस कारण से, या वर्तिकाग्र का पराग से कोई संबंध ही नहीं है, या इस कारण से, या पराग सूरजमुखी का नहीं है, या पराग गुलाब का फूल का नहीं है, इसलिए।
तो जो ध्यान रखना है कि जब गुलाब का पराग सूरजमुखी की स्टिग्मा पर पोलिनेशन के माध्यम से जब पहुंच गया है, तो जो स्टिग्मा है यह पोलिनेशन इसलिए स्वीकार करेगा क्योंकि जो यह पोलन है यह सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का नहीं है, इसलिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो है फर्टिलाइजेशन के लिए या किसी भी जीव के लिए उसकी स्पेसीज जो है यहाँ समान होनी चाहिए। इसमें तो स्पेसीज जो है चेंज हो जा रहे हैं गुलाब का और सूरजमुखी का, इसलिए यह जो है अस्वीकार करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवहन नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का जो उद्देश्य यह क्या है, तो इसके माध्यम से जो क्या होता है कि निषेचन अंडों को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों के मामले में विकासशील भ्रूण को अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में निम्न में से कौन से मदद करता है। तो मनुष्यों के मामले में जब विकासशील भ्रूण होए उससे को जब अवशिष्ट को उत्पाद को बाहर निकालने में कौन सा मदद करता है, तो यह करता है प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है यही, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अमीबा में विखंडन के दौरान विभाजन डैश हो सकता है। ए इन अमीबा ड्यूरिंग फ्यूजन डिवीजन कैन अकर डैश। केवल एक विशिष्ट तल में, किसी भी तल में, केवल एक निश्चित तल में या किसी संरचना से संबंधित निश्चित दिशा में। तो अमीबा में जो विखंडन के दौरान जो विभाजन होता है किसी भी प्लेन से हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निषेचन प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की भूमिका क्या होती है। तो जो पोलेन है यह वर्तिकाग्र पर ही आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका यानी पराग के उतरने का यह स्थान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरण जैसे कि बल्ब और पंखे की तुलना में आवश्यकता रखते हैं, किसका रखते हैं, कम शक्ति का, कम वोल्टता का, अधिक वोल्टता का या अधिक पावर का। तो अधिक पावर का रखते हैं, क्योंकि जो गीजर और एयर कंडीशन होते हैं इनका जनरल आप लोग अगर गीजर का ले लीजिए तो 1000 से 2000 वाट तक ही आता है। और उसी प्रकार जो एसी है यह भी 2000 से 3000 तक अप्रॉक्सीमेट इसका रेंज होता है। जबकि जो बल्ब है, पंखे हैं, इनका ज़्यादा बल्ब अभी तो 10 वाट के हुए, 9 वाट के, यानी ज़्यादा 100 वाट तक मैक्सिमम। पंखे भी वहीं ऐसे 50 वाट 60 वाट, मतलब जैसे लोगे, यानी सबसे ज़्यादा जो पावर का कंजम्पशन करेगा गीजर और एयर कंडीशन ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गीजर और एयर कंडीशन जैसे उपकरण जो है बल्ब और पंखे की तुलना में अधिक जो है पावर को कंजप्शन करते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। P बराबर W/T भी होती है, और एक और इसका जो फार्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, P बराबर VI। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ में यदि एक प्रतिरोध को जो है हटा दिया जाए या टूट जाए तो परिपथ में जो धारा है यह क्या होगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी या वहीं रहेगी या शून्य हो जाएगी। आपको बताना है कि श्रेणी परिपथ में यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए या टूट जाए तो परिपथ में धारा जो है इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, वहीं रहेगा, घट जाएगी या शून्य हो जाएगी। तो जो धारा हो जाएगी यह फ्लो ही रुक जाएगा, यानी धारा जो क्या हो जाएगी, करंट जो है शून्य हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि श्रेणी यानी सीरीज जो सर्किट है इसमें यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए या यह प्रतिरोध टूट जाता है तो परिपथ में जो धारा है यह हमेशा के लिए शून्य हो जाएगी, यानी इसमें धारा जो है नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। एक फार्मूला और आप लोगों को याद रखना चाहिए, V=I/R। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। निम्न में कौन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणवत्ता नहीं है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये कह रहा है कि वे चुंबक के दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, तो बिल्कुल जाते हैं, यानी यह तो प्रॉपर्टी है। वे जो है चुंबक के जो है दक्षिण से यानी साउथ टू नॉर्थ की ओर जाते हैं। वे कभी प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये भी राइट है। वे सतत बंद वक्र बनाते हैं, यानी कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, ये भी राइट है। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नहीं प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, यही इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, वो एक दूसरे को धकेलते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वस्तु जो है अनंत पर रखी जाती है तो अवतल लेंस किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनाता है, आभासी सीधा और बिंदु का आकार का बनाता है, आभासी सीधा और बड़ा बनाता है, या वास्तविक सीधा और बिंदु का आकार का बनाता है। तो जो अवतल लेंस में
अवतल लेंस है, ध्यान रखना है, इसमें जो है वस्तु जो है अनंत पे रखी जाती है, तो जो है यह जो प्रतिबिंब होता है यह वर्चुअल यानी आभासी होता है, इरेक्ट यानी सीधा होता है, इसके साथ ही साथ बिंदु के आकार का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमरे के तापमान पर निम्न में से किस पदार्थ का जो प्रतिरोध है यह सबसे कम होता है? तो यह होता है आयरन, एल्यूमिनियम, निक्रोम या तांबा का। तो यह होता है कापर का ही। जो कमरे के तापमान पर सबसे कम प्रतिरोध होता है किसी पदार्थ का, इनमें से तो कापर का ही होता है, इसीलिए तो यह सबसे अच्छा चालक होता है कापर। आप लोगों को ध्यान रखना है। एक इसका अप्रॉक्सीमेट 1.65 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है इसका जो प्रतिरोधकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए यह सबसे कम प्रतिरोध होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 29 होता है। नेक्स्ट है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र यानी सेंटर पे है, यानी जो कर्वेचर है उस पर है, माफ कीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से, सॉरी मैं पूरा नहीं पढ़ा, इसमें क्या कह रहा है, यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र से परे अवतल दर्पण के सामने रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ध्यान रखना है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है यह रियल बनता है यानी वास्तविक बनता है। तो यदि वस्तु पर वक्रता केंद्र से जो है परे अवतल दर्पण के जो है सामने रखी जाए तो प्रतिबिंब हमेशा जो है वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, उसके साथ ही साथ छोटा बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंस द्वारा जो है आवर्धन ठीक एक कब होगा? आपको बताना है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाए, या जब वस्तु फोकस दूरी के दोगुने पर रखी जाए, या जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच रखी जाए, या जब वस्तु फोकस बिंदु के पर ही रखी जाए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा कि जब वस्तु जो है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर यानी 2f के बराबर जब रखी जाती है तब जो है आवर्धन ठीक एक बनता है, यानी ठीक एक बनता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा, यदि 1 से कम हो जाएगा, ये साइन उल्टा कर दिया मैं, यदि आवर्धन यानी m का मान 1 से ज़्यादा है यानी 1 से कम है तब जो है यह जो है प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जब 1 से ज़्यादा है तो बड़ा बनेगा, और अगर ठीक 2f पर है तो यह जो है फोकस दूरी के दुगुने पर है तो 1 के बराबर बनेगा लेंस के द्वारा। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं का जो आकार है यह क्या होता है आपको बताना है। तो सीधी होती हैं, इसके साथ ही साथ पैरेलल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा से सोलेनोइड में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक समान चुंबक क्षेत्र में रखी वृत्ताकार धारावाही चालक लूप पर जो है टार्क यानी जो बल आघूर्ण है इसका जो अधिकतम मान हो कब होगा या कहाँ पर होगा आपको बताना है। तो जो टार्क का फार्मूला होता है क्या होता है, NBIA इंटू साइन थीटा। तो जब कम मैक्सिमम पाओगे थीटा बराबर 90 डिग्री यानी उसके लंबवत पर, तो जब लूप तल के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, समांतर नहीं, जब लूप तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है कहाँ पर होगी, आपको बताना है। तो देखिए उत्तल लेंस है तो एफ 1/f, इसका फार्मूला का होता है लेंस का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए उत्तल लेंस है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, हम लोगों को भी निकालना ही है, इमेज सॉरी इक्वल होगा माइनस 1/, वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस साइड हो आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/30, जब आप लोग को इसे सॉल्व करोगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 2 यानी 1/60 यानी भी का मान 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है 60 सेंटीमीटर लेंस से दूर होगा। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी 60 सेंटीमीटर बनेगी, इसके साथ ही साथ लेंस से दूर होगा। तो यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनती है यह लेंस से दूर बनती है, इसके साथ ही साथ 60 सेंटीमीटर बनेगी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में जो ऑक्सीजन है कहाँ से निकलती है?
कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से निकलती है, जल के विघटन से निकलती है, ग्लूकोज के निर्माण से है, क्लोरोफिल के तो निकलती है जल के विघटन से। आप लोगों को ध्यान रखना है यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान ही जो पौधों में ऑक्सीजन मिलती है निकलती है, यह जल के विघटन से ही निकलती है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।